जय हिंद, जय भारत। हाय दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हम एक छोटा सा अनाउंसमेंट यहाँ पे करना चाहते हैं। सुपर ओवर बैच, काफी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर आपका नया बैच कब शुरू हो रहा है 2022 अटेम्प्ट के लिए। तो सुपर ओवर बैच शुरू हो रहा है 16 फेब से, जिसमें कॉस्टिंग जो है वो आपके सचिन गुप्ता सर लेने वाले हैं, SCMP, DT दुर्गेश सिंह सर लेने वाले हैं, IDT मैं लेने वाला हूँ। इनडायरेक्ट टैक्स का बैच जो है मार्च सेकेंड वीक में शुरू होगा। बाकी के जो बैचेज है जैसे सचिन गुप्ता सर का जो कॉस्टिंग है वो 16 फेब से आपका शुरू हो जाएगा। दुर्गेश सिंह सर का भी ऑलमोस्ट 22 फेब से शुरू हो जाएगा। तो आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इनका सब्सक्रिप्शन प्लान मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। अगर आप ग्रुप 1 लेते हैं, ग्रुप 2 का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 4 मंथ्स का 9900 में MGST कोड यूज करने पे आपको मिल जाएगा एडिशनल डिस्काउंट। ग्रुप 1 ग्रुप 2 का कॉम्बो का सब्सक्रिप्शन प्लान भी है, वो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होगी, अनलिमिटेड रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, डाउट सॉल्विंग सेशन होगा, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट सीरीज रेगुलर बेसिस पे होगी। और ऑफर स्टार्ट फ्रॉम टुडे, अचीव मेगा सक्सेस विद मेगा ऑफर। अभी एक मेगा ऑफर चल रहा है CA फाइनल ग्रुप 2 के लिए, उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। 4 मंथ्स का 7776 में आपको अवेलेबल हो रहा है। तो अगर आप लेते हैं MGST कोड यूज करते हैं तो अभी आपको 7776 में अवेलेबल हो जाएगा 4 मंथ्स का बैच। 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ के अलग अलग सब्सक्रिप्शन प्लान है यहाँ पर ना। CA फाइनल आइकॉनिक का भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। आइकॉनिक के अंदर डिफरेंस क्या होता है कि आइकॉनिक 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ के लिए होता है। इसमें आपके ग्रुप 1 ग्रुप 2 और उनका कॉम्बो की स्कीम्स भी अवेलेबल है। लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म इसमें आपको अवेलेबल होगा, जिसमें एक सिंगल क्लिक पे मेंटर आपको गाइड करने के लिए अवेलेबल होंगे। पर्सनल कोचिंग जिससे फीलिंग आएगी, डाउट सॉल्विंग सेशन रेगुलर बेसिस पे होंगे, लाइव क्लासेस होंगे, इवेल्युएट टेस्ट सीरीज होगा। 3 टेस्ट में पढ़ ले जाएंगे 40%, 80%, 100% सिलेबस का, जिसको चेक करके कॉपीज आपको दी जाएगी ताकि अगर कोई भी गड़बड़ रहे तो वो आपको बताई जा सके, ताकि एग्जाम में वो गलतियां आप ना दोहराएं। बाकी वीकली टेस्ट रेगुलर बेसिस पे चलता रहेगा। स्टडी मटेरियल दिया जाएगा जो प्रिंटेड फॉर्म में रहेगा। इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ सेशन होंगे, अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा। स्ट्रक्ट कोर्स एंड डिस्कॉर्ड की फैसिलिटी भी अवेलेबल है आपके ना। तो आप वीडियो को एंजॉय कीजिए और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। हेल्थ केयर सर्विसेज, अब हम यहाँ पे हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे, जो एनिमल से रिलेटेड भी हो सकती है, इंसानों से रिलेटेड भी हो सकती है। पहली आती है एंट्री नंबर 46, वेटरनरी सर्विसेज। इसका मतलब क्या है? जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं ना, जानवरों के डॉक्टर, जो जानवरों के पशु पक्षियों को इनकी हेल्थ केयर से रिलेटेड सर्विस देते हैं वो एग्जाम्प्ट है। मान लीजिए आपके घर में एक डॉगी है, मैं एक जानवरों का डॉक्टर हूँ, आप मेरे पास में लेकर के आए उसको टीका लगवाने के लिए ताकि फ्यूचर में उसकी तबीयत ख़राब ना हो, या उसको कोई बीमारी हो गई तो आप मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए लेकर के आ गए, उसके कोई चोट लगे तो मरहम पट्टी के लिए मेरे पास में लेकर के आ गए। आपके घर में कोई पक्षी है, कोई बर्ड है, उसको कोई चोट लग गई, आप मेरे पास में लेकर के आ गए। जो मैं फीस आपसे लूँगा उस पर GST नहीं लगेगा, वो एग्जेम्प्ट होगा बेटा। तो सर्विस बाय ए वेटरनरी क्लिनिक इन रिलेशन टू हेल्थ केयर ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो हेल्थ केयर से रिलेटेड होनी चाहिए। हेल्थ केयर का मतलब क्या होता है बेटा? जरूरी नहीं कि ख़राब हो तबीयत उसके बाद में ही एग्जेम्प्ट होगी। अगर आप आओगे तो आप ख़राब ना हो उसकी तबीयत, या कोई फ्यूचर में बीमारी ना हो, उसके लिए कोई वैक्सीन के लिए भी आए मेरे पास में, वो भी एग्जाम्प्ट होगा, वो भी एग्जाम्प्ट होगा। भले अभी आपके डॉगी की या आपके किसी भी एनिमल्स की या बर्ड की तबीयत ख़राब नहीं है, बट फ्यूचर में वो ख़राब ना हो, उसकी केयर अभी से कर रहे हो, हेल्थ केयर, वो भी एग्जाम्प्ट होता है। बराबर है। प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स एटसेट्रा सर्विसेज। बेटा जब बच्चा पैदा होता है तो उसके ये देखो, ये नाभि से जुड़ा हुआ एक स्टेम सेल्स होता है, बराबर है। ये अब इसके अंदर जो होता है स्टेम सेल्स होते हैं बेटा, ये इसके अंदर स्टेम सेल्स होते हैं। माँ जब खाना खाती है तो इस बच्चे के पेट में खाना इसी नली से जाता है। अब जो ये इसमें स्टेम सेल्स होते हैं ना, डॉक्टर जब बच्चा पैदा होता है तो इसको क्लिप लगा करके कट कर देता है, अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लिप लगा करके कट कर देता है। अब कट करने के बाद में डॉक्टर जो है वो आपसे पूछता है कि क्या इसको आप प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, इसके स्टेम सेल्स को? आप बोलते हैं यस, तो उसके लिए कुछ चार्जेस लेते हैं और कुछ कोड ब्लड बैंक है जो उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। होता क्या है कि बच्चे की अगर तबीयत ख़राब होती है तो उससे उसका ट्रीटमेंट के लिए वैक्सीन बनाई जा सकती है स्टेम सेल्स वगैरह की हेल्प से, बराबर है। इसके लिए उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है। ओके, तो प्रिजर्वेशन के लिए जो आप पैसा दोगे वो एग्जाम्प्ट होगा किसको? कोड ब्लड बैंक को। तो सर्विस प्रोवाइडेड बाय द कोड ब्लड बैंक बाय वे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स और एनी अदर सर्विसेज इन रिलेशन टू सच प्रिजर्वेशन। ओके, हेल्थ केयर सर्विसेज। हेल्थ केयर सर्विसेज में क्या बोल रहा है बेटा? सर्विसेज बाय वे ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज बाय ए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स। ये क्या कहना चाहता है? क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, कोई हॉस्पिटल वगैरह जो है वो
ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर, डॉक्टर वगैरह, या पैरामेडिक्स। पैरामेडिक्स का मतलब क्या होता है बेटा, जो कंपाउंडर हो गए, नर्स हो गई, ये आप ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं तो ब्लड टेस्ट करवाने के लिए आप गए तो ब्लड टेस्ट करवाया आपने, तो ब्लड टेस्ट करने वाली लेबोरेटरीज हो गई, एक्सरे निकालने वाली लेबोरेटरीज, सोनोग्राफी करने वाली लेबोरेटरीज, ये वो जो सर्विसेज देते हैं उनके बदले जो पैसा लेते हैं उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होता, वो एग्जम्प्ट होता है बेटा, वो एग्जम्प्ट होता है, उनको बोलते हैं पैरामेडिक्स। दूसरा, सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट इन एन एम्बुलेंस अदर देन स्पेसिफाइड ए। अब देखो हेल्थ केयर वाली सर्विसेज तो सारी एग्जम्प्ट है, मेरा हॉस्पिटल है, मेरी एम्बुलेंस में कोई पेशेंट को लाया ले जाया जा रहा है तो वो तो वैसे ही एग्जम्प्ट होगा। बट ये बोला गया है कि अगर कोई अदर एम्बुलेंस जो किसी हॉस्पिटल की नहीं है, जैसे 108 वगैरह, वो किसी हॉस्पिटल की नहीं है, उनके थ्रू भी अगर किसी पेशेंट को लेकर के आ रहे हैं तो वो भी एग्जम्प्ट होगा, उस पर भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। अब यहाँ पे वर्डिंग्स क्या यूज़ किया बेटा, हेल्थ केयर सर्विस, हेल्थ केयर से रिलेटेड होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा है, उसको अगर पोलियो की दवा पिलाने लग गई या वैक्सीन लगवाने के लिए, आप लोग वैक्सीन लगवाने के लिए गए अभी कोविड में, किसी पे भी जीएसटी नहीं लगा होगा, आपने देखा होगा, क्योंकि हेल्थ केयर से रिलेटेड है वो सर्विसेज। आप डॉक्टर के पास में जाओ, डॉक्टर के पास में एडमिट हो जाओ, वो जो बिल बनाएगा उस पर जीएसटी कभी नहीं लगेगा, कभी जीएसटी नहीं लगता है। तो डॉक्टर जो आपसे पैसा चार्ज करते हैं उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, बट कब, जब वो हेल्थ केयर से रिलेटेड होगा। अब एग्जांपल के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक एक्सीडेंट होता है आपका जिसमें आपका चेहरा, भगवान ना करे ऐसा हो, एक एग्जांपल है, किसी का चेहरा एक्सीडेंट में अगर जल जाए तो डॉक्टर बोलता है भाई इसका प्लास्टिक सर्जरी करना पड़ेगा, 10 लाख रुपीज़ लगेंगे। वो 10 लाख रुपीज़ आपने डॉक्टर को दिए, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, वो एग्जम्प्ट है क्योंकि हेल्थ केयर से रिलेटेड सर्विसेज है। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं डॉक्टर के पास जाकर के बोलता हूँ कि मेरे प्लास्टिक सर्जरी करनी है, मुझे ऋतिक रोशन जैसा दिखना है, अब डॉक्टर मेरी प्लास्टिक सर्जरी करता है, मुझसे 12 लाख रुपीज़ लेता है, उस पर जीएसटी लग जाएगा, उस पर जीएसटी लग जाएगा क्योंकि वो मेरे हेल्थ केयर से रिलेटेड नहीं है। डॉक्टर को मैंने बोला मुझे मेरा हेड जो है बाल घने घने करने हैं, ये हेल्थ केयर से रिलेटेड नहीं है, इसके लिए जो पैसा दूंगा उस पर जीएसटी लग जाएगा, बराबर है। एक और केस लेते हैं हेल्थ केयर से रिलेटेड ही। मान लीजिए एक कोई पर्सन है जिस पे एक इल्ज़ाम लगाया गया कि भाई वो किसी बच्चे का बाप है, वो बोलता भाई मैं तो नहीं हूँ उसका बाप, तो कोर्ट ने बोला कि एक काम कीजिए डीएनए टेस्ट करवा लीजिए। मेरी लेबोरेटरी में वो डीएनए टेस्ट करवाने आए, मैंने उनसे 20,000 रुपीज़ लिया, दोनों बच्चे का और जो उसके पिताजी, जो बच्चा कह रहा था कि मेरे पापा हैं, उनका, दोनों का डीएनए टेस्ट किया। इसके लिए मैंने 20,000 रुपीज़ लिए, इस 20,000 पे जीएसटी लगेगा क्योंकि ये हेल्थ केयर से रिलेटेड नहीं है, ये बायोलॉजिकल फादर कौन है ये पता करने से रिलेटेड सर्विसेज है, हेल्थ केयर से रिलेटेड नहीं है। तो हेल्थ केयर से रिलेटेड सर्विसेज यहाँ पे एग्जम्प्ट होती है। ओके, आप इधर आ जाओ। इसमें कौन कौन सी सर्विसेज आती है, एलोपैथी के थ्रू ट्रीटमेंट करो, होम्योपैथी के थ्रू करो, योगा, सिद्धा, नेचुरोपैथी, यूनानी पद्धति, आयुर्वेदा, ये एनी अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन दैट में बी रिकग्नाइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, मतलब यहाँ पे झाड़ फूंक वाले बाबा वगैरह वो सब नहीं आएंगे, ठीक है। डू यू नो रेंट ऑफ रूम्स प्रोवाइडेड टू इन पेशेंट इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट एडमिट है उसको जो रूम दिया जाता है, रूम का अलग से चार्जेस दिया जाता है, वो भी एग्जम्प्ट होगा। रीजन क्या, कंपोजिट सप्लाई। और प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है, हेल्थ केयर। मान लीजिए कि मेरी कोई तबीयत खराब हो गई, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, रूम के चार्जेस है 3,000, बाकी का ट्रीटमेंट का चार्जेस है, तो कंपोजिट सप्लायर प्रिंसिपल एलिमेंट है ट्रीटमेंट, क्योंकि मैं ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पे गया था, ना कि वहाँ पे रहने के लिए गया था। तो रूम चार्जेस जो है वो भी ऐड हो जाएंगे किसमें, हेल्थ केयर सर्विस के अंदर ही, और वो एग्जम्प्ट होगा, प्रिंसिपल एलिमेंट एग्जम्प्ट है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय सीनियर डॉक्टर, कंसल्टेंट, टेक्नीशियन टू हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल पेड देम कंसल्टेंसी चार्जेस एंड देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बिटवीन देम। ध्यान से सुनना बेटा, मान लीजिए कि ये मेरा हॉस्पिटल है, ये मेरा हॉस्पिटल है, ये आप डॉक्टर हैं मिस्टर डी, मेरे हॉस्पिटल में ये एक पेशेंट एडमिट है यहाँ पर। इस पेशेंट ने मुझे, ये मैं हूँ एमजी, मुझे 10 लाख रुपया दिया, इसकी हार्ट सर्जरी करनी है। आप हार्ट स्पेशलिस्ट हैं जो, जिसका नाम है मिस्टर डी, मैंने आपको बोला डॉक्टर साहब मैं आपको 8 लाख दूंगा, मेरे यहाँ पे एक पेशेंट है उसकी हार्ट सर्जरी करनी है। आपने आकर के इसकी हार्ट सर्जरी की, ये जो 8 लाख मैंने दिया वो भी एग्जम्प्ट है, और जो 10 लाख मुझे मिला वो भी एग्जम्प्ट है, क्योंकि ये दोनों ही हेल्थ केयर से रिलेटेड है।
फ़र्क इतना सा है, यहाँ पे मैं सप्लायर, ये रिसिपिएंट माना जाएगा, इधर आप सप्लायर, मैं रिसिपिएंट माना जाऊँगा। मैंने 2 lakhs अपना रख लिया, क्योंकि भाई एडमिट है पेशेंट, तो उसको 1-2 दिन 4 दिन सर्जरी के बाद में भी रखना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, खाना वाना खिलाना पड़ेगा, तो 2 लाख मैंने उसके लिए रख लिया और 8 lakhs मैंने आपको पे किए। तो भले सर्विस यहाँ पर मैं ना दे करके आप दे रहे हैं, बट वो हेल्थ केयर से रिलेटेड है, वो आपके लिए भी एग्जम्प्ट होगी। फूड सप्लाई टू द पेशेंट, इफ हॉस्पिटल्स हैव देयर ओन कैंटीन, अगर मान लो मेरे खुद की कैंटीन है हॉस्पिटल में, ये मेरी कैंटीन है, अब मैं इसको अगर खाना सप्लाई कर रहा हूँ जो एडमिट पेशेंट है, तो वो एग्जम्प्ट होगा। कंपोजिट सप्लाई वो उसके ट्रीटमेंट का पार्ट है। प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है? हेल्थ केयर। अब रहेगा एडमिट है, वहाँ पे 10 दिन भी एडमिट होता तो खाना तो खिलाना पड़ेगा हमारे को, तो प्रिंसिपल सप्लाई में कवर हो जाएगा। प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? हेल्थ केयर, तो वह एग्जम्प्ट है। लेकिन अगर इसके साथ कोई अटेंडेंट है या कोई बाहर से कोई पेशेंट ओपीडी में आया, होता ना बाहर से डॉक्टर को दिखा करके चले गए, उन लोगों ने कैंटीन में खाना खाया, उन लोगों को कैंटीन ने सर्विस दी, तो टैक्स लग जाएगा। अटेंडेंट वगैरह है या कोई बाहर का कोई पेशेंट है जो सिर्फ हॉस्पिटल में दिखाता और वापस जाता है, सोचता कैंटीन में खाना खा लूँ, जो एडमिट नहीं है, तो फिर वो टैक्सेबल होगा। सप्लाई ऑफ फूड बाय हॉस्पिटल टू पेशेंट और देयर अटेंडेंट और विजिटर्स टैक्सेबल। एयर रिगार्ड एम्बुलेंस सर्विसेज, ये एम्बुलेंस सर्विसेज ये वाला पार्ट अभी समझ में नहीं आएगा बेटा, ये एंट्री 3A से रिलेटेड है, वो बाद में हम करेंगे जब 3 और 3A करवाऊंगा तब। नेक्स्ट आ जाओ, रीएबिलिटेशन थेरेपी और काउंसलिंग सर्विसेज। इधर देखना बेटा, मेरा ये एक ट्रस्ट है रीएब सेंटर, ये एक पेशेंट है जिसको ड्रग्स का एडिक्टेड है, वो हमारे पास में आया, हम इसको सर्विस दे रहे हैं, मैं सप्लायर ये रिसिपिएंट, हम इसको सर्विस दे रहे हैं। और ये एक प्रोफेशनल है जो काउंसलिंग करते हैं, इनको मैंने बोला आप ये जो मिस्टर ए है इसकी काउंसलिंग करेंगे, इनका नाम मिस्टर बी रख देते हैं। मिस्टर बी आप मिस्टर ए की काउंसलिंग करेंगे, मैं मिस्टर ए से पैसा चार्ज करता हूँ 5 लाख रुपीज़, और मैं इनको देता हूँ काउंसलिंग वगैरह के लिए 2 लाख रुपीज़। ये जो 5 लाख में चार्ज कर रहा हूँ, ये हमने एंट्री नंबर 1 में पढ़ा कि एग्जम्प्ट होता है। संजय दत्त का एग्जाम्पल भी लिया था मैंने, एंट्री 1 में एग्जम्प्ट होता है। ये जो 2 लाख है वो यहाँ पे 74A में एग्जम्प्ट होगा कि अगर कोई प्रोफेशनल है जो रीएबिलिटेशन में जो लोग रहते हैं, या कोई हॉस्पिटल में जो ड्रग्स एडिक्टेड वगैरह लोग रहते हैं, उनको सर्विस देता है, किसी हॉस्पिटल वगैरह को, किसी ट्रस्ट को, किसी मेडिकल कॉलेज वगैरह को, वो एग्जम्प्ट होता है। तो रीएबिलिटेशन प्रोफेशनल्स, उन्होंने रीएबिलिटेशन सर्विस दी, थेरेपी दी, काउंसलिंग किया, किसकी? किसी ट्रस्ट को दिया, किसी मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट को दिया, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दिया, किसी रीएबिलिटेशन सेंटर को दिया, वो एग्जम्प्ट होता है, वो एग्जम्प्ट होता है। तो ये वाले जो सर्विस होते हैं ना बेटा, ये एग्जम्प्ट होगी। सर मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट तो समझ में आता है, ट्रस्ट भी चलो समझ में आ गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे क्यों आया? मेडिकल कॉलेज बेटा, मेडिकल कॉलेज में भी बच्चों को गाइड करने के लिए ये प्रोफेशनल्स जाते हैं वहाँ पर, तो वो सर्विस भी एग्जम्प्ट होगी यहाँ पर। ओके चलो बेटा, तो यहाँ पर हमारा ये हेल्थ केयर सर्विस वाला पार्ट कंप्लीट होता है ना फ्रेंड्स। अभी हमारा नेक्स्ट है कि सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो सर्विस प्रोवाइड करती है वो एग्जम्प्ट होती है या नहीं होती, उन सब के बारे में। तो इसमें हम गवर्नमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे, कुछ सर्विसेज जो गवर्नमेंटल अथॉरिटी की वो भी पढ़ेंगे हम, बराबर है। लोकल अथॉरिटी का केस क्या होता है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम, वो सब चीज़ें। अब ये जो सर्विस आप देखेंगे तो आपके ये खूब सारी एंट्रीज है, लंबी चौड़ी, लंबा केस है पूरा, यहाँ तक का है, फिर ये समरी चार्ट है पूरा इस जगह तक का। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 1 बाय 1 हम लेते हैं फ्लो चार्ट के जैसा बना करके, और वैसे एक एक करके समझाता हूँ। देखो बेटा इधर आओ, सबसे पहली चीज़ गवर्नमेंट की 4 सर्विसेज आपको ध्यान में रखनी है, बराबर। सबसे इंपॉर्टेंट जिनमें आदमी कंफ्यूज होता है या स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। अभी जो हम कर रहे हैं उसमें सप्लायर जो है, सप्लायर वो गवर्नमेंट है या लोकल अथॉरिटी है, इनकी बात कर रहे हैं हम। सप्लायर कौन है बेटा? गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, ये दो जो सप्लायर माने जाएंगे बेटा यहाँ पर, इनकी बात कर रहे हैं हम। रिसिपिएंट कौन है? अब रिसिपिएंट गवर्नमेंट भी हो सकती है, बराबर है।
रिसिपेंट आम आदमी भी हो सकता है, रिसिपेंट बिजनेस एंटिटी भी हो सकता है, सब अलग अलग केस में अलग अलग है। तो मैं काम करता हूँ रिसिपेंट की बजाय मैं डायरेक्ट यूँ लेता हूँ, यहाँ पर सर्विस कौन कौन सी है, सर्विसेज को मैं डिवाइड कर देता हूँ। एक है पोस्टल डिपार्टमेंट की सर्विस जो गवर्नमेंट देती है, पोस्टल डिपार्टमेंट की सर्विस। एक सर्विसेज हम ले लेते हैं एयरक्राफ्ट और वेसल्स रिलेटेड सर्विस, रिलेटेड टू एयरक्राफ्ट और वेसल्स, सर्विस रिलेटेड टू एयरक्राफ्ट और वेसल्स। एक ले लेते हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स, और एक लेते हम रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, और अदर सर्विसेज, चलो तो ये जो सर्विसेज इनको हम की दे सकते हैं पार्ट पी ए एयरक्राफ्ट, टी ट्रांसपोर्टेशन, आर रेंटिंग। पार्ट PART पार्ट, PART पार्ट। ओके, अब आ जाओ यहाँ पर। सबसे पहले ऑपरेशन करते हैं पोस्टल डिपार्टमेंट का। पोस्टल डिपार्टमेंट के जो सर्विसेज हैं उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ मैं। एक है सील, SEAL, सील की सर्विस। एस का मतलब स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल, एक्ट एज एन एजेंट, और लाइफ इंश्योरेंस। ये वाली सर्विसेज, और बाकी की अदर सर्विसेज। अदर सर्विसेज पोस्टल डिपार्टमेंट की। ओके, नाउ सबसे पहले हम पोस्टल डिपार्टमेंट की सर्विस का ऑपरेशन करेंगे, फिर सर्विस रिलेटेड टू एयरक्राफ्ट और वेसल्स का करेंगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर की सर्विस का, देन रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, देन अदर सर्विसेज। इस चार्ट में हम करीब करीब सारी सर्विसेज लेने की कोशिश करेंगे गवर्नमेंट की। ओके, समझ में आया? तो चलें आगे। अब इधर आ जाते बेटा, स्पीड पोस्ट। पहले स्पीड पोस्ट को लेते हैं। आप कभी भी स्पीड पोस्ट करवाने के लिए गए हो अगर, तो आपने देखा होगा कि आपने अगर स्पीड पोस्ट करवाया तो जो भी पेमेंट आपने किया उस पर GST लगा है, उस पर GST लगता है। अब वो स्पीड पोस्ट चाहे तो मैं करवाऊँ चाहे आप करवाओ, मैं कौन, एक बिजनेस एंटिटी। यहाँ पर बेटा जब कभी भी मैं बिजनेस एंटिटी वर्ड यूज़ करूँगा कि सर्विस प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटीज़ का मतलब, अगर मान लीजिए मैं ये वर्ड यूज़ करता हूँ कि गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी, आपको प्रोवाइड कर रही है और आप बिजनेस एंटिटी, तो उसका मतलब आप उसको अपने बिजनेस के लिए यूज़ करोगे। और मैं यूँ बोलूँ कि सर्विस प्रोवाइडेड अदर देन बिजनेस एंटिटी, मतलब आप उस सर्विस को अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ करोगे।
पर्सनल पर्पस के लिए। तो जब कभी भी ये लिखा हुआ आ जाए कि सर्विस प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी, इसका मतलब कोई बिजनेस के काम में आने वाली है वो सर्विस, और यूं लिख दे कि सर्विस प्रोवाइडेड टू अदर देन बिजनेस एंटिटी, तो मतलब कोई पर्सनल पर्पस के लिए काम में लेगा उसको। ओके, ये ध्यान रखना। तो स्पीड पोस्ट की सर्विस हो या एक्सप्रेस पार्सल, पोस्ट ऑफिस में जाकर के आप एक्सप्रेस पार्सल करवा रहे हो, या एक्ट एज एन एजेंट। अब एक्ट एज एन एजेंट का मतलब क्या होता है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपने देखा होगा कई बार रिलायंस कंपनी अपना आईपीओ लेकर के आ रही है किसी पर्टिकुलर यूनिट का, तो वो जब अपना आईपीओ लेकर के आ रही तो उनको अपने फॉर्म्स वगैरह आईपीओ के लिए सबमिट करने थे। जैसे रिलायंस पेट्रोलियम का आईपीओ आया था, तो वो क्या करती है कि पोस्ट ऑफिस वगैरह को अपना एजेंट अपॉइंट कर देती है कि गांव-गांव में भी अगर कोई लोग वो फॉर्म फिल करना चाहे तो फिल कर सकते हैं। क्योंकि देखो, हर गांव में पोस्ट ऑफिस तो होता ही होता है, तो पोस्ट ऑफिस को ये काम दे दो, उसको एजेंट बना दो कि भाई आप एक काम करो, आप ये सारे फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करो, पैसा कलेक्ट करो, हमको दे दो। बराबर। अब आजकल तो ऑनलाइन होता है, पहले ऑनलाइन नहीं होता था, तो पोस्ट ऑफिस क्या करते थे, उनके एजेंट की तरह काम करते थे, तो उसको होता है एक्ट एज एन एजेंट। उसके बदले पोस्ट ऑफिस को कमीशन मिलता था। पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट के एजेंट बनते हैं। जैसे गवर्नमेंट किसी को पेंशन देती है, अब गाँव में कोई रिटायर्ड फौजी है, कोई रिटायर्ड पर्सन रहता है, उसको पेंशन देनी होती है, तो गवर्नमेंट उसको पेंशन देती है। किसके थ्रू देती है? पोस्ट ऑफिस के थ्रू। जिन गाँव में बैंक नहीं होते वहाँ पे पोस्ट ऑफिस के थ्रू पेंशन दी जाती है। तो पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट के लिए भी एजेंट का काम कर रहे हैं, बराबर है। लाइफ इंश्योरेंस सर्विस भी पोस्ट ऑफिस देते हैं। तो ये जो सील वाली सर्विस है, इनमें अगर रिसिपिएंट इज गवर्नमेंट, रिसिपिएंट गवर्नमेंट है या अदर देन गवर्नमेंट है। अदर देन गवर्नमेंट का मतलब क्या हो गया? लोकल अथॉरिटी। एलए का मतलब है लोकल अथॉरिटी, बिजनेस एंटिटी या अदर पर्सन, आम आदमी। आम आदमी जो पर्सनल पर्पस के लिए यूज करेंगे। बिजनेस एंटिटी मतलब जो बिजनेस के लिए यूज करेंगे, और अदर पर्सन मतलब जो अदर देन बिजनेस एंटिटी है, जो पर्सनल पर्पस के लिए यूज करेंगे। तो अगर सील वाली सर्विस गवर्नमेंट को दी जाती है तो हमेशा एग्जम्प्ट होगी, और ये सील वाली सर्विस अगर अदर देन गवर्नमेंट दी जाती है, मतलब लोकल अथॉरिटी, बिजनेस एंटिटी या अदर पर्सन मतलब अदर देन बिजनेस एंटिटी, आम आदमी, बराबर है। पर्सनल पर्पस के लिए जो यूज़ करते हैं, जैसे आपको अपने भाई को राखी भेजनी है तो आपने स्पीड पोस्ट करवा दी, बराबर है, तो वो आपका बिजनेस नहीं है, बराबर, वो आपका पर्सनल पर्पस का है, तो अदर देन बिजनेस एंटिटी या अदर पर्सन में आएगा। इस केस में टैक्स लगेगा, और ये टैक्स लगेगा बेटा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में। टैक्स लगेगा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में। ओके। अदर सर्विसेज पोस्टल डिपार्टमेंट की, सील के अलावा कोई और सर्विसेज होती है, वो सब के लिए एग्जम्प्ट होगी। एग्जम्प्ट फॉर ऑल पर्सन्स, ऑल रिसिपिएंट। कोई भी रिसिपिएंट हो, सब के लिए एग्जम्प्ट होगी, सब के लिए एग्जम्प्ट होगी। ओके। तो सर ये कहाँ है? ये एंट्री नंबर 6 में भी आता है और एंट्री नंबर 7 में भी आता है बेटा, ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट आपके एंट्री नंबर 6 में आता है, एंट्री नंबर 6 में। ओके। अब बारी आती है सर्विस रिलेटेड टू एयरक्राफ्ट और वेसल्स की। एयरक्राफ्ट और वेसल्स रिलेटेड सर्विस, जैसे किसी भी एयरक्राफ्ट वेसल्स को रिपेयर करना, बराबर, तो एयरक्राफ्ट और वेसल्स रिलेटेड सर्विसेज में आता है कि किसी भी एयरक्राफ्ट को, वेसल्स को रिपेयर करना। ओके, वो सब यहाँ पे कवर होगा बेटा। तो इधर आ जाओ। एयरक्राफ्ट और वेसल्स को रिपेयर करने की सर्विसेज, टैक्स लगेगा। या एयरक्राफ्ट या वेसल्स आते हैं तो उनसे सामान लोड अनलोड करने की सर्विसेज जो उनसे रिलेटेड हो, और ये टैक्स फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में लगेगा, और ये टैक्स लगेगा सबके लिए, चाहे कोई भी हो, गवर्नमेंट हो या अदर देन गवर्नमेंट हो या बिजनेस पर्पस के लिए, कोई भी हो, सबके लिए टैक्सेबल होगा ये। फिर आती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर की सर्विस। अब इसमें क्या होगा, इधर देखना बेटा।
always taxable under forward charge mechanism, but subject to other exemptions। सर ये क्या है? सब्जेक्ट टू अदर एग्जम्पशंस का मतलब क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट टू अदर एग्जम्पशन इन्होंने किसको बोला है यहाँ पर? बट सब्जेक्ट टू अदर एग्जम्पशंस ये क्या होता है? तो इधर देखना बेटा, सब्जेक्ट टू अदर एग्जम्पशंस का मतलब क्या होता है यहाँ पर? एंट्री नंबर 15 से लेकर के एंट्री नंबर 21B, ये कुछ एंट्रीज हैं जिसमें कुछ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर और कुछ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस एग्जम्प्ट है। जैसे एग्जांपल के लिए, आप चाहे प्रधानमंत्री हो, आप चाहे मिनिस्टर हो, या आप चाहे आम आदमी हो, या आप चाहे मुकेश अंबानी हो, आप अगर मुंबई से दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में जाएंगे, एयरलाइंस में जाएंगे, जीएसटी पे करना पड़ेगा आपको, जीएसटी पे करना पड़ेगा। सप्लायर भली गवर्नमेंट हो, जीएसटी पे करना पड़ेगा आपको। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर की सर्विस टैक्सेबल होती है हमेशा। लेकिन अगर आप स्लीपर क्लास में जा रहे हो, जनरल का टिकट ले रहे हो, तो एग्जम्प्ट भी होती है, और ये एग्जम्पशन एंट्री नंबर 17 के हिसाब से होती है। तो मतलब एंट्री नंबर 15 से एंट्री नंबर 21B हम आगे पढ़ेंगे, वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर की कुछ सर्विसेज एग्जम्प्ट भी होती है, वो मैं याद करवाऊंगा। तो उनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब टैक्सेबल होगी, ओके। तो एंट्री नंबर 15 to 21B जो है वो क्या होगा बेटा? एग्जम्प्ट होगा, बाकी सब टैक्सेबल होगी। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, ओके। फिर बारी आती है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर गवर्नमेंट कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पे दे रही है तो क्या होगा? अब एग्जांपल के लिए देखना बेटा, ध्यान से सुनना। इसमें दो केस आएंगे, एक कि किसको दे रही है, बिजनेस एंटिटी को दे रही है या अदर देन बिजनेस एंटिटी को दे रही है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, बिजनेस एंटिटी को दे रही है या अदर देन बिजनेस एंटिटी को दे रही है, ओके। तो इधर देखना बेटा, अगर बिजनेस एंटिटी को दे रही है तो फिर टैक्स लगेगा। अगर वैल्यू 5000 से ज़्यादा रही तो, जो रेंट लिया जा रहा 5000 से ज़्यादा रहा तो टैक्स लगेगा। और अगर बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड है तो आरसी में लगेगा, अनरजिस्टर्ड है तो फॉरवर्ड चार्ज में लगेगा, बट लगेगा जरूर। और अगर अदर पर्सन को दी जा रही है तो एग्जम्प्ट होगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से समझना, मान लीजिए एक म्यूनिसिपलिटी, लोकल अथॉरिटी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, म्यूनिसिपलिटी, मुंबई महानगर पालिका, मुंबई म्यूनिसिपलिटी, इनका एक बहुत बड़ा हॉल है। मैंने मुंबई म्यूनिसिपलिटी से बोला कि भाई मेरे छोटे भाई की शादी है, शादी के लिए हमको 2 दिन के लिए हॉल चाहिए। उन्होंने बोला गौड साहब 20,000 रुपीज़ लगेगा। मैंने कहा चलेगा। मैंने 20,000 रुपीज़ उनको पे किया। अब देखो, उन्होंने इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया है मुझे 2 डेज़ के लिए। ये जो 20,000 मैं उनको पे करूंगा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगर सप्लायर कौन है? गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी है, तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एग्जम्प्ट होती है। अगर वो बिजनेस एंटिटी के अलावा किसी को दी जा रही है तो, बिजनेस एंटिटी के अलावा किसी को दी जा रही है तो, ओके। मतलब बिजनेस पर्पस के काम में नहीं ले रहे हो, किसी और पर्पस के काम में लोगे तो एग्जम्प्ट होगी। अब बारी आती है बिजनेस पर्पस की। मान लीजिए मैं एक जीएसटी प्रैक्टिशनर हूं और आप भी जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं। मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं, आप जीएसटी में अभी अनरजिस्टर्ड है क्योंकि आप नए प्रैक्टिशनर बने हैं और आपका टर्नओवर ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पर हुआ क्या कि हम दोनों गए म्यूनिसिपैलिटी के पास कि भाई हमको यह हॉल ऑडिटोरियम रेंट पे चाहिए। म्यूनिसिपैलिटी का कोई ऑडिटोरियम है वो रेंट पे चाहिए, 2 डेज़ के लिए मुझे चाहिए, 2 डेज़ के लिए आपको चाहिए। दोनों से 20,000 लिया डिपार्टमेंट ने, म्यूनिसिपैलिटी ने 20,000 लिया। अब यहाँ पर मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ, तो मेरा 20,000 जो मैं उनको पे करूंगा उस पर मैं उनको जीएसटी नहीं दूंगा, उस पर लगने वाला जीएसटी मैं खुद डायरेक्ट डिपार्टमेंट को पे करूंगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, क्योंकि मैं रजिस्टर्ड हूँ। बट आप अनरजिस्टर्ड है और दोनों ही बिजनेस एंटिटी है। आप भी बिजनेस के काम में ले रहे हो उस हॉल को, बट आप अनरजिस्टर्ड हो। मैं भी बिजनेस के काम में ले रहा हूँ बट मैं रजिस्टर्ड हूँ, आप अनरजिस्टर्ड हो। तो आप 20,000 प्लस जीएसटी दोगे म्यूनिसिपैलिटी को, क्योंकि यहाँ पे टैक्स पे करने की लायबिलिटी म्यूनिसिपैलिटी की होगी फॉरवर्ड चार्ज में, क्योंकि आप अनरजिस्टर्ड हो। तो ये एक एंट्री जो ना आरसीएम के टाइम पर मैंने आपको बताई नहीं थी, मैंने कहा ये आगे कवर होगी आपके बराबर एग्जम्पशन चैप्टर में। ये वो वाली एंट्री है बेटा। तो इधर देखो, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में 2 केस लेते हैं। पहला, अदर देन बिजनेस एंटिटी,
मतलब बिजनेस पर्पस के अलावा किसी और पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो। अब यहाँ पे गवर्नमेंट भी यूज़ कर सकती है या लोकल अथॉरिटी को यूज़ कर रही है या कोई आम आदमी यूज़ कर रहा है, मतलब अदर देन बिजनेस एंटिटी। जो बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ नहीं करें, बस इतना ध्यान रखना। ऑलवेज एग्जेम्प्ट, ऑलवेज एग्जेम्प्ट, हमेशा एग्जेम्प्ट होगी। एंट्री नंबर 6 ना। लेकिन अगर बिजनेस एंटिटी यूज कर रही है तो फिर आपको देखना पड़ेगा रेंट कितना है, ग्रॉस अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट कितना लिया जा रहा है। मोर देन 5,000 है, बोले यस, दूसरा नो। मोर देन 5,000 नहीं है तो फिर एग्जम्प्ट हो जाएगा एंट्री नंबर 9 में। एंट्री नंबर 9 में एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो बड़ा एंट्री नंबर 9 है ना, एंट्री नंबर 9 क्या बोलती है, ध्यान से सुनना। एंट्री नंबर 9 ये बोलती है कि कोई भी सर्विस अगर गवर्नमेंट देती है और वैल्यू 5,000 से ज़्यादा नहीं है, चाहे किसी को भी दे, गवर्नमेंट कोई भी सर्विस चाहे किसी को भी दे, वैल्यू 5,000 से ज़्यादा नहीं है, अगर ग्रॉस अमाउंट 5,000 से ज़्यादा नहीं तो उस पर कभी टैक्स नहीं लगेगा। बट ये प्रोविज़न 3 केस में एप्लीकेबल नहीं होता। किसमें? एक तो पोस्टल डिपार्टमेंट के सील में, एक सर्विस रिलेटेड टू एयरक्राफ्ट और वेसल्स में, एक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर में। इन तीन को छोड़ करके गवर्नमेंट की कोई भी सर्विस जिसका अमाउंट 5,000 से ज़्यादा नहीं, उस पर कभी टैक्स नहीं लगता है। तो हमने क्या किया, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी ये पॉइंट डाल दिया कि भाई रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन बिजनेस एंटिटी को दी गई तो पूरी एग्जम्प्ट होती है, और बिजनेस एंटिटी को दी गई है तो ग्रॉस अमाउंट 5,000 से अगर ज़्यादा है तो फिर क्या होगा, टैक्स लगेगा, और कम है या बराबर है तो एग्जम्प्ट होगा। अब आता यस, अगर मान लो ग्रॉस अमाउंट 5,000 से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में टैक्स लगेगा, बराबर टैक्स लगेगा। बट लगेगा कैसे, इधर देखना, इफ रेसिपिएंट या बिजनेस एंटिटी लिख देता हूँ ना, रेसिपिएंट वही है, ऊपर लिखा ही है हमने, इफ बिजनेस एंटिटी इज रजिस्टर्ड पर्सन, दूसरा बिजनेस एंटिटी इज अनरजिस्टर्ड पर्सन, यूआरपी मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो बिजनेस एंटिटी अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो टैक्स लगेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। बिजनेस एंटिटी अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो टैक्स लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है। अब ऐसा क्यों, ध्यान से सुनना, कॉमन सेंस की बात है बेटा। मैं तो जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ, मैं जीएसटी प्रैक्टिशनर हूँ, प्रोफेसर हूँ, मैं ट्रेनर हूँ, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ। बट आप भी बिजनेस कर रहे हैं, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। हम दोनों म्यूनिसिपैलिटी के पास गए, हमने बोला कि भाई रेंट पे जगह चाहिए, उन्होंने अपना ऑडिटोरियम रेंट पे दिया हमारे को। अब सिर्फ 20,000 को पे करने के लिए अगर आप पर आरसीएम एप्लीकेबल कर देंगे, वो आप पर आरसीएम एप्लीकेबल कर देंगे अगर वो, तो बेटा आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ जाएगा सिर्फ 20,000 रुपये देने के चक्कर में। तो प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों को। इसलिए बोला कि अगर आप अनरजिस्टर्ड है तो कोई बात नहीं, हम फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल कर देंगे, आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। जो म्यूनिसिपैलिटी वो खुद आपसे टैक्स कलेक्ट करके डिपार्टमेंट को पे कर देगी। बट महेश गौड़ तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो इस पर आरसीएम डाल दो, इस पर आरसीएम डाल दो, ये अपना टैक्स खुद पे करेगा। ओके, चलो अब यहां तक का एक बार आप देखो, यहां तक आपको समझ में आया तो फिर हम अदर सर्विसेज की तरफ बढ़ते हैं। ओके, एक बार इसको पूरा देख लो। तो अभी तक का जो पढ़ा उसको एक क्विक रिवीजन करवा देता हूँ बेटा मैं आपको। क्विक रिवीजन क्या है, सिंपल सा इतना सा फंडा कि भाई अगर कभी भी कोई भी सर्विस सील वाली है तो हमेशा टैक्स लगेगा फॉरवर्ड चार्ज में, बट गवर्नमेंट को दी गई है तो एग्जम्प्ट है। बाकी पोस्टल डिपार्टमेंट की सब सर्विस एग्जम्प्ट होगी। रेंट, ये दूसरा एयरक्राफ्ट वेसल से रिलेटेड सर्विसेज सारी की सारी टैक्सेबल होती है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर की सर्विस सब टैक्सेबल होगी और ये सारे टैक्स फॉरवर्ड चार्ज में लगेंगे। बट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर की सर्विस एग्जम्प्ट कब होगी, जब एंट्री नंबर 15 से लेकर के 21B में कवर हो रही है
तो, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस अगर आम आदमी को दी गई है या बिजनेस एंटिटी के अलावा किसी को भी दी गई तो एग्जम्प्ट होता है, बिजनेस एंटिटी को दी गई है तो फिर उस केस के अंदर ग्रॉस अमाउंट अगर 5000 से ज्यादा है तो ही टैक्स लगेगा, 5000 या उसके बराबर है तो एग्जम्प्ट होगा एंट्री नंबर 9 में। अगर ग्रॉस अमाउंट 5000 से ज्यादा है तो टैक्स फॉरवर्ड में लगेगा या रिवर्स चार्ज में लगेगा, तो देखना पड़ेगा रिसिपिएंट जो है बिजनेस एंटिटी वो क्या है, वो अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो आरसीए में लगेगा, अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में लगेगा। ओके, अब बारी आती है अदर सर्विसेज की। अदर सर्विसेज, ये अदर सर्विसेज क्या होती है उसको समझो, अदर सर्विसेज क्या होती है उसको समझो। अदर सर्विसेज में क्या क्या चीजें कवर होगी यहां पर। सुपर 8 सर्विसेज, सर ये सुपर 8 सर्विसेज क्या होती है बेटा? 8 सर्विसेज और ऐसी जो एग्जम्प्ट होगी गवर्नमेंट की, 8 सर्विसेज जो हम डिस्कस करेंगे जिनको मैंने नाम दिया सुपर 8, वो सुपर 8 सर्विसेज एग्जम्प्ट होगी। सुपर 8 सर्विसेज के अलावा कोई सर्विसेज है, अभी अदर सर्विसेज में भी एक काम करता हूँ, इसमें भी एक काम करता हूँ, फर्दर बाइफर्केशन कर देता हूँ, इसमें भी एक काम कर देते हैं। अदर सर्विसेज मिल किसको रही है? पहला अदर देन बिजनेस एंटिटी, मतलब यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस, ऑलवेज एग्जम्प्ट, एंट्री नंबर 6। लेकिन बिजनेस एंटिटी को दिया आपने अदर सर्विसेज। अब अदर सर्विसेज का मतलब क्या बेटा? भाई पार्ट के अलावा, PART पार्ट, ये जो 4 सर्विसेज हमने पढ़ी है उनके अलावा भी तो और सर्विसेज होती होगी, और सर्विसेज होती होगी, उनकी बात हो रही है यहाँ पर, उनका क्या होगा? तो भाई बिजनेस एंटिटी है, उनको दी गई है, बोले यस उनको दी गई है। तब इसमें भी 2 तरह की कैटेगरी होगी, एक सुपर 8, सुपर 8 जो एग्जम्प्ट होते हैं, ये 8 सर्विसेज अभी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा अदर देन सुपर 8, अदर देन सुपर 8, अदर देन सुपर 8 वाली सर्विसेज जो होगी उसके लिए उन्होंने क्या बोला? सबसे पहले आप ये देखोगे कि बिजनेस एंटिटी को दी गई है सर्विस और अदर देन सुपर 8 है, बराबर है। अदर देन सुपर 8 मतलब मैं एक बार बता देता हूँ आपको यहाँ पे ताकि आपको पता रहे। ये देखो ये कुछ सर्विसेज है, ये वाली, ये गारंटिंग की सर्विस गवर्नमेंट देती है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, 4th, 5th, 6th, 7th और 8th, ये 8 सर्विसेज जिनको हम बोलते हैं सुपर 8, ये एग्जम्प्ट होती है, ये एग्जम्प्ट होती है। ये क्या है हम बाद में देखेंगे बेटा, ये एग्जम्प्ट होती है। तो इनके अलावा बाकी की सर्विसेज टैक्सेबल होगी, वो एकदम से टैक्सेबल नहीं होगी, उसमें भी डिपेंड करता है। अदर देन सुपर 8 है तो आपको ये देखना पड़ेगा अग्रीगेट टर्नओवर, प्रीवियस ईयर अग्रीगेट टर्नओवर, प्रीवियस ईयर अग्रीगेट टर्नओवर ऑफ बिजनेस एंटिटी, पिछले साल का जो बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर था प्रीवियस ईयर का, वो कितना था? वो लेस देन इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उससे कम था। रजिस्ट्रेशन की जो थ्रेशोल्ड लिमिट होती है ना, पता है क्या होती है? 10 लाख स्पेशल कैटेगरी स्टेट में, कुछ स्टेट में 20 लाख और कुछ में इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स होता है सिर्फ, तो 40 लाख भी होती है।
तो ये हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर में समझेंगे, बट हाल फिलहाल इतना ध्यान रखो कि भाई कोई लिमिट होती है 10, 20, 40 लैक्स की, उससे कम टर्न ओवर था प्रीवियस ईयर का, बोले यस, तो फिर एग्जम्प्ट होगा। एंट्री नंबर 7 में, एंट्री नंबर 7 में एग्जम्प्ट हो जाएगी सर्विस। केस को समझना, मेरा एक बिजनेस है, अब इसी केस को ले रहा हूं मैं, मेरा एक बिजनेस है और आप एक आम आदमी है, आपको किसी ने जान से मारने की धमकी दी, आप गवर्नमेंट के पास पहुंचे कि भाई जेड सुरक्षा चाहिए आपको, गवर्नमेंट ने आपको जेड सुरक्षा प्रोवाइड की, बट फ्री में तो नहीं देगी गवर्नमेंट, उसके लिए 50,000 रुपीज़ चार्ज करता है आपसे। कितना लेता है बेटा? 50,000 रुपीज़ चार्ज करता है। अब आप कौन? एक आम आदमी, आप कौन? एक आम आदमी। तो इधर देखो, आपका केस अदर सर्विसेज में आया, अदर सर्विसेज के अंदर आपका केस आएगा, क्योंकि PART वाली सर्विस तो है नहीं, जेड सुरक्षा, जेड सिक्योरिटी, तो अदर सर्विसेज में आया, आप अदर देन बिजनेस एंटिटी, वो आपके पर्सनल पर्पस के लिए ले रहे हो कि आपकी जान को खतरा है, तो जो 50,000 आप पे करोगे वो यहाँ पर एग्जम्प्ट हो जाएगा, वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। केस नंबर 2, मान लीजिए आप एक बिजनेस एग्जीबिशन कर रहे हैं, बिजनेस एग्जीबिशन लगा रहे हैं, या मान लीजिए मैं बिजनेस एग्जीबिशन लगा रहा हूँ और मुझे किसी ने धमकी दी है कि भाई बॉम्ब से एग्जीबिशन को उड़ा दिया जाएगा। मैं गवर्नमेंट के पास पहुंचा, मैंने कहा मुझे सिक्योरिटी चाहिए। अब गवर्नमेंट मुझे सिक्योरिटी दे रही है जो मैं अपने बिजनेस के लिए यूज़ करूंगा, बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करूंगा, बिजनेस के काम के लिए यूज़ करूंगा मैं वो सिक्योरिटी। तो गवर्नमेंट मुझे सिक्योरिटी दे रही है, वो मैं किसके लिए यूज़ करने वाला हूँ? बिजनेस पर्पस के लिए, बिजनेस के काम के लिए यूज़ करने वाला हूँ। तो इधर देखो, बिजनेस एंटिटी जो है उसको सर्विस मिली, अब वो सुपर 8 में कवर नहीं होती है, जेड सिक्योरिटी या कोई भी सिक्योरिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, वो अदर देन सुपर 8 में आएगी। तो मेरा प्रीवियस ईयर का टर्नओवर देखा जाएगा कि कितना है। अब मेरा प्रीवियस ईयर का टर्नओवर मान लो थ्रेशोल्ड लिमिट रजिस्ट्रेशन क्रॉस कर जाता है, मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट है 20 लैक्स और मेरा प्रीवियस ईयर का टर्नओवर था 25 लैक्स, तो फिर टैक्स लगेगा और वो टैक्स मैं पे करूंगा आरसी में। मान लो गवर्नमेंट को मैं 1 लाख रुपया दे रहा हूँ सिक्योरिटी के लिए, 1 लाख रुपीज़ दे रहा हूँ मेरी एग्जीबिशन की सिक्योरिटी के लिए, गवर्नमेंट को मैं 1 लाख रुपीज़ दे रहा हूँ, तो मैं इस कैटेगरी में आ जाऊँगा, यहाँ पर इस जगह कवर होऊंगा मैं इस कैटेगरी में। और मेरा प्रीवियस ईयर का टर्नओवर जो है वो थ्रेशोल्ड लिमिट जो है क्रॉस कर गया, बराबर है, तो इधर आ जाएगा और यहाँ पे फिर टैक्स लगेगा, टैक्स लगेगा। और टैक्स किस में लगेगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। किस में लगेगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। लेकिन यहाँ पे भी वो 5,000 वाली एग्जम्पशन मिलेगी बेटा, 5,000 वाली एग्जम्पशन मिलेगी, 5,000 वाली एग्जम्पशन मिलेगी। कौन सी? कि अगर मान लो 1 लाख की बजाय मैं सिर्फ 5,000 ही पे करता, मान लो गवर्नमेंट बोलती है कि ठीक है हम आपके एग्जीबिशन की सिक्योरिटी देंगे, आप 5,000 पे कर दो, तो एग्जम्प्ट हो जाएगा एंट्री नंबर 9 में। मैंने बोला ना, पार्ट के अलावा कोई भी सर्विस गवर्नमेंट देती है 5,000 तक की वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगी? एग्जम्प्ट। 5,000 से ज़्यादा होगी तो टैक्स लगेगा। तो इधर देखो, अगर थ्रेशोल्ड लिमिट मेरा मान लो प्रीवियस ईयर का मान लीजिए 15 लैक्स होता, सॉरी मेरा प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 15 लैक्स होता, मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लैक्स है, तो गवर्नमेंट को जो 1 लाख रुपया मैं दे रहा हूँ वो यहाँ पर एग्जम्प्ट होता, इस जगह एग्जम्प्ट हो जाता बेटा। क्यों एग्जम्प्ट हो जाता है यहाँ पर? क्योंकि मेरी प्रीवियस ईयर का टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं हुआ है, भले मैं रजिस्टर्ड हूँ या अनरजिस्टर्ड हूँ कोई मतलब नहीं है, मेरा प्रीवियस ईयर का टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर गया, क्या 20 लैक्स क्रॉस कर गया? बोले नहीं करके गया, तो प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 20 लैक्स से ज़्यादा नहीं था ना। अब चाहे मैं रजिस्टर्ड हूँ या अनरजिस्टर्ड हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जो गवर्नमेंट को 1 लाख रुपीज़ पे करूंगा मेरी एग्जीबिशन की सिक्योरिटी के लिए, वो एग्जम्प्ट होगा, वो एग्जम्प्ट होगा। लेकिन यहाँ पर अगर ये हो जाए कि भाई मेरा प्रीवियस ईयर का टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर गया, तो फिर मैं यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स पे नहीं करूँगा, पहले मैं ये देखूँगा, क्या देखूँगा कि ग्रॉस अमाउंट कितना है। ग्रॉस अमाउंट मोर देन 5,000 है, 5,000 से ज़्यादा है, बोलता यस, तो फिर टैक्स लगेगा और ये टैक्स लगेगा आरसीएम में। ये भी हमने पढ़ा नहीं था रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, मैंने कहा आगे बताऊंगा मैं, और बोलते नो, तो फिर ये एग्जम्प्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा, ये आपके एग्जम्प्ट होगा एंट्री नंबर 9 में। ओके, तो जितने भी गवर्नमेंट की जो सर्विसेज थी ना,
इन सब को खाली एक सुपर 8 को छोड़ करके सारी सर्विसेज को मैं इस चार्ट में लेकर के आ गया हूँ। पूरा चार्ट के अंदर कितनी, ये देखो ये सारी सर्विसेज, ये यहाँ से शुरू हो रही है गवर्नमेंट की सर्विस, यहाँ से लेकर के 1 पेज 2 पेज 3 4 5 6 7 8 पेज, ये 7-8 पेज पूरे इस चार्ट में कवर हो गया बेटा। ये चार्ट पहले कॉपी करो, चार्ट पहले कॉपी करो आप, बराबर है, तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप होगा। अब हम पढ़ेंगे ये सुपर 8 क्या होता है। सुपर 8 सर्विसेज है ना, ये इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। ये कौन सी सर्विस है जो एग्जम्प्ट होती है, ये अलग अलग एंट्री में एग्जम्प्ट होगी आपके। ओके, तो एक बार ये चार्ट कॉपी करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इधर आ जाओ। अब हम आगे ये सब सर्विसेज हो चुकी, यहाँ से आते हैं। एंट्री नंबर 8 भी हो गई है, 9 भी हो गई है, 7 हो गई है, 6 वाली हो गई है, 4 5 अभी नहीं की ना। अब आते हैं यहाँ से अदर सर्विसेज, जो 8 सर्विसेज है उनके बारे में, उनको हम ज़रा समझते हैं क्या है क्या नहीं है। आओ इधर। पहला है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी वो सर्विस दे रही है किसको, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को, कौन सी सर्विस, गारंटिंग द लोन टेकन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंकिंग कंपनी, तो जो कंसिडरेशन मिलता है वो एग्जम्प्ट होगा। ये क्या कहना चाहते हैं बेटा, आ जाइए इधर जरा समझते हैं। इधर देखना, ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, इनको पैसों की ज़रूरत है, लोन की ज़रूरत है। ये बैंक है, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये इनको लोन देने को रेडी है, ये लोन देने को रेडी है कि भाई हम आपको लोन प्रोवाइड कर देंगे। लोन का अमाउंट भी मान लेते ₹10 करोड़। लेकिन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या बोलते हैं कि हम लोन तो दे देंगे बट हमको गारंटर चाहिए, तो कोई गारंटर लेकर के आओ आप। तब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने गवर्नमेंट को बोला, अब गवर्नमेंट वर्ड जहाँ पे भी लिखता हूँ बेटा तीनों आ जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी। गवर्नमेंट को बोला कि भाई आप गारंटर बन जाओ। गवर्नमेंट ने बोला ठीक है गारंटी तो मैं दे दूंगा, बट मेरा क्या फ़ायदा। किसको बोला, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को बोला गारंटी तो मैं दे दूंगा बट इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा, गारंटर बनने में मेरा क्या फ़ायदा होगा। तब इन्होंने बोला कि आप गारंटर की सर्विस दे दो हमारे को, मतलब ये सप्लायर है, ये रिसिपिएंट है, बदले में आपको कंसिडरेशन दे देंगे, मान लो 10 लाख रुपीज़। सिर्फ आप गारंटर बन जाओ, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बोल दो कि आप गारंटी ले रहे हो। गवर्नमेंट ने बोला ठीक है। तो गवर्नमेंट को ये जो पैसा मिला ना, ये गारंटर बनने का, इस पर जीएसटी नहीं लगता, एग्जम्प्ट है। ये सर्विस एग्जम्प्ट होती है बेटा गारंटर बनने की। तो इसमें सप्लायर कौन हो गया, गवर्नमेंट, रिसिपिएंट कौन हो गया, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ओके, तो ये 10 लाख एग्जम्प्ट है, ना कि 10 करोड़। लोन नहीं, लोन तो ट्रांजेक्शन इन मनी हो गया बेटा। ओके, तो इधर देखो वापस से, गारंटिंग द लोन टेकन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंकिंग कंपनी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग कंपनी से इन्होंने जो लोन लिया उसकी गारंटी देना, उसके बदले जो कंसिडरेशन मिलेगा वो एग्जम्प्ट है। ओके, ना नेक्स्ट सर्विस आती है बेटा, सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टेलीकॉम सर्विस ऑपरेटर। अब ये जो सर्विसेज है ना बेटा, ये जब जियो आने वाला था उस टाइम के में इंट्रोड्यूस की गई थी। हुआ क्या था, 2016 दिसंबर में जियो आना था। जियो को आने से पहले टेलीकॉम ऑपरेटर जो जियो है उसको रेडियो फ्रिक्वेंसी के राइट्स चाहिए थे। वो उसने क्या किया, मार्च 2016 जो है उसमें या उससे पहले पहले ही ले लिए थे। अब ये भी था भाई कल को कॉम्पिटिटर आएगा उसको भी ये बेनिफिट मिलेगा। तो जियो ने क्या किया कि भाई कुछ सिस्टम कर दिया जाए, तो टेलीकॉम ऑपरेटर जो है उनके लिए एक अमेंडमेंट आ गया। अमेंडमेंट क्या आया कि भाई कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर जो है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी के जो राइट्स लेता है उसके बदले जो पेमेंट करता है, और वो पेमेंट भले 20 साल 25 साल के लिए करेगा, वो जो भी वो पेमेंट करता है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। बट शर्त ये है कि 1 अप्रैल 2016 से पहले राइट ले लिया हो। इसका मतलब अब रिलायंस के, अब जियो के कॉम्पिटिटर अप्रैल या उसके बाद में राइट्स लेंगे तो उनको जीएसटी पे करना पड़ेगा, और जियो को जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा। अब ये एंट्री जो है क्यों निकाली गई, किस लिए निकाली गई, कैसे निकाली गई, मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं बेटा, आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि सर्विस प्रोवाइडर बाय गवर्नमेंट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, गवर्नमेंट सप्लायर है, रिसिपिएंट कौन है, बिजनेस एंटिटी जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है, बराबर है। रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम की सर्विस दी गई है,
1 अप्रैल 2016 से पहले तो ही एग्जम्प्ट है। इसका मतलब जियो ने मार्च 2016 में राइट ले लिए, आज जियो एवरी ईयर या एवरी मंथ पेमेंट करता है रेडियो फ्रीक्वेंसी का, उस पर जीएसटी नहीं लगता है। लेकिन 1 अप्रैल 2016 या उसके बाद में जिसने भी राइट्स लिए हैं वो आज भी पेमेंट करते तो उनको जीएसटी देना पड़ता है बेचारों को। समझ में आया? ओके, वो अलग बात है कि उनको क्रेडिट वगैरह मिलता है। नेक्स्ट एंट्री नंबर 47, रजिस्ट्रेशन, टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक। ये क्या होता है, ध्यान से सुनना बेटा। कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी फैक्ट्री वगैरह, ये जो कुछ भी होते हैं ना, इनको क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। किस चीज़ का? कि भाई कैलिब्रेशन, रजिस्ट्रेशन, ये सब सर्विसेज लेनी होती है। अपनी मशीन का वेरिफिकेशन करवा करके उसका सर्टिफिकेट लेना होता है। एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ। मेरी एक फैक्ट्री है, उसमें खूब सारी मशीनरीज है, कई मजदूर उसमें काम कर रहे हैं। अब कई मशीनें जो पुरानी हो चुकी है, अगर उस मशीन पे कोई मजदूर काम करे तो उसकी जान भी जा सकती है, उसका हाथ मशीन में आ सकता है, मशीन का कोई पार्ट खराब हो गया तो किसी की जान के लिए खतरा बन सकता है। तो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बना रखी है कि भाई ऐसी जो मशीनरीज होती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में उनको चेक किया जाए और उनकी लाइफ कितनी बची हुई उसका एक सर्टिफिकेट लिया जाए, और सर्टिफिकेट में ये भी लिखा जाए कि मशीनें कब तक और चल सकती है, फिर वो मशीनों पे काम किया जाए, अदरवाइज़ नहीं। कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने से पहले गवर्नमेंट के पास ले जा करके टेस्ट करवाया जाए। टेस्ट करने के बाद गवर्नमेंट जो है आपको परमिशन देगा, अप्रूवल देगा कि ये प्रोडक्ट सही है, मार्केट में किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा, उसके बाद उसको लॉन्च किया जाए। और कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह आपको करवाना हो गवर्नमेंट से तो वो आप करवाए, तो उनके लिए जो गवर्नमेंट पैसा लेगी उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो इधर देखो, सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ ऑफ टाइमिंग इन फोर्स, या टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक या सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेट लेते हैं ना मशीन चेक करने के बाद, रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन या सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, कंज्यूमर्स और पब्लिक एट लार्ज, रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। इसका मतलब जो हेल्थ चेकअप वगैरह भी होते हैं ना एम्प्लॉय वगैरह के, जो गवर्नमेंट आकर के करती है, अगर वो जो भी पैसा लेगी वो एग्जम्प्ट होगा। कि भाई केमिकल इंडस्ट्री में जो मजदूर काम करते हैं उनका हेल्थ चेकअप भी करवाना पड़ता है कि भाई कि उनकी जान को नुकसान तो नहीं है, केमिकल में काम कर रहे हैं, कि उनकी लाइफ कम हो जाती है, कि बीमारियां अंदर होने लग जाती है, उन सब का पता करने के लिए। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा एंट्री नंबर 61, इश्यूएंस ऑफ पासपोर्ट, वीज़ा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी अगर सर्विस देती है किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को, ये वर्डिंग्स पे ध्यान देना बेटा, यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन को किसकी, पासपोर्ट, वीज़ा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट इशू करने की, वो एग्जम्प्ट होती है बेटा। वो क्या होती है, एग्जम्प्ट होती है। समझ में आया? अब इधर देखना बेटा, ध्यान से सुनना, ये क्या कहना चाहता है। मान लीजिए कि एग्जाम्पल लेते हैं, मैं टूर एंड ट्रेवल्स का बिज़नेस है, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरा खुद का टूर एंड ट्रेवल्स का बिज़नेस है, खूब सारी गाड़ियाँ मेरे यहाँ पर है। इन गाड़ियों को चलाने के लिए मेरे पास 100 ड्राइवर्स हैं। मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 10 अकाउंटेंट हैं, बराबर है, और मैं एक इंडिविजुअल पर्सन हूँ जो बिजनेस कर रहा, सोल प्रोप्राइटर जिसको बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटर, इंडिविजुअल। ओके, इन 100 ड्राइवर्स के लिए मुझे लाइसेंस लेना था गवर्नमेंट से। अब ये देखो, टैक्सी चलाते हैं तो कमर्शियल लाइसेंस लगता है बेटा, कमर्शियल लाइसेंस। टैक्सी जब आप चलाते हैं तो आपको कमर्शियल लाइसेंस लेना पड़ता है। तो मैंने गवर्नमेंट को बोला भाई, आरटीओ वगैरह को, भाई मेरे को 100 लाइसेंस चाहिए, ये मेरे ड्राइवर हैं, इन सब के लिए। उन्होंने मुझे बोला, गौड साहब आप एक काम कीजिए, 1 लाख रुपीज़ पे कर दीजिए, बराबर है, आपका काम हो जाएगा। मैं ये जो 1 लाख रुपीज़ पे करूँगा ये एग्जम्प्ट है। अब इधर देखना बेटा, मैं एक बिज़नेस एंटिटी हूँ, क्योंकि मैं अपने बिज़नेस के लिए ले रहा हूँ। आम आदमी होता तो वैसे ही एग्जम्प्ट होती बेटा, ये सब सर्विसेज जो होती है ना, आम आदमी जो पर्सनल पर्पस के लिए लेते हैं वो तो वैसे भी एग्जम्प्ट होती है। इधर देखो, यहाँ पर ये सब अदर सर्विसेज का पार्ट है, ये सब अदर सर्विसेज है। तो इधर देखो, अदर सर्विसेज अदर देन बिजनेस एंटिटी पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ करते हो तो वो एग्जम्प्ट होती है।
तो इसका मतलब मैं यहाँ पे बिजनेस एंटिटी हूँ, क्या हूँ, बिजनेस एंटिटी। और अगर मैं बिजनेस एंटिटी हूँ और जो RTO को मैं पैसा दे रहा हूँ, गवर्नमेंट को जो मैं पैसा दे रहा हूँ, वो अमाउंट अगर 5000 रुपीज़ तक है तो एंट्री नंबर 9 में एग्जम्प्ट हो जाएगा बेटा, एंट्री नंबर 9 में एग्जम्प्ट हो जाएगा। या 1 लाख रुपीज़ है बट मेरा प्रीवियस ईयर का टर्न और थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं कर गया तो एंट्री नंबर 7 में एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये एंट्री पिक्चर में कब आ रही है, ये एंट्री पिक्चर में कब आएगी, तो एक हिडन एडजस्टमेंट है या यूँ बोल सकते हैं हिडन पॉइंट है कि ये एंट्री पिक्चर में तभी आएगी, इसके एग्जम्पशन की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब प्रीवियस ईयर अग्रीगेट टर्न और मेरा मोर देन थ्रेशोल्ड लिमिट हो, ग्रॉस अमाउंट मेरा मोर देन 5000 हो। क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर अग्रीगेट टर्न और मेरा लेस देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड लिमिट है तो वो एंट्री नंबर 7 में एग्जम्प्ट हो जाएगी, मुझे यहाँ पे आने की जरूरत ही नहीं है। मैं जो भी लाइसेंस ले रहा हूँ, पासपोर्ट बनवा रहा हूँ, वो सब एग्जम्प्ट हो जाएगा एंट्री नंबर 7 में। अगर मान लो प्रीवियस ईयर का टर्न और थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर गया बट ग्रॉस अमाउंट 4000 है तो एंट्री नंबर 9 में एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो ये एंट्री 61 का पिक्चर में आएगी जब ये जो इंडिविजुअल हूँ मैं, जो बिजनेस कर रहा है, इंडिविजुअल हूँ मैं जो बिजनेस कर रहा है, उसका प्रीवियस ईयर का टर्न और थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गया इसलिए 7 वाला एग्जम्पशन नहीं मिल रहा है, ग्रॉस अमाउंट 5000 क्रॉस हो गया इसलिए 9 वाला नहीं मिल रहा है, उसको 61 वाला एग्जम्पशन मिल जाएगा, ये वाला एग्जम्पशन मिल जाएगा बेटा। अब इधर देखना, तो मैं 100 ड्राइवर्स के लिए मैंने कमर्शियल लाइसेंस लिया, 1 लाख रुपीज़ पे कर रहा हूँ, एग्जम्प्ट। दूसरा, मेरे ये अकाउंटेंट है, इनको ट्रेनिंग देने के लिए मुझे फॉरेन भेजना US से, तो इनके लिए मैंने वीज़ा बनवाया, पासपोर्ट बनवाया, एग्जम्प्ट, जो भी फीस पे करूँगा एग्जम्प्ट। एक और केस, मान लीजिए किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ड्राइवर को चोट आ गई, हॉस्पिटल में ले गए, डेथ हो गई उसकी, उसका डेथ सर्टिफिकेट बनवाया गवर्नमेंट से मैंने, उनको पैसा दिया, एग्जम्प्ट। कई बार फीमेल्स भी काम करती है मेरे यहाँ पर। मेरी कंपनी की, मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि अगर कोई प्रेग्नेंट है तो मैटरनिटी लीव दी जाती है और उसमें बच्चे का जो सर्टिफिकेट होगा, बर्थ सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट से लिया जाता है, उसका खर्चा हम उठाएंगे, तो वो अमाउंट भी मैं पे करूँगा, वो भी एग्जम्प्ट हो जाएगा यहाँ पर, वो भी एग्जम्प्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो इश्यूएंस ऑफ पासपोर्ट, वीज़ा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट एग्जम्प्ट होंगे बेटा। नेक्स्ट आता है एंट्री नंबर 62, टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस। ये क्या बोलता है, गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी सप्लायर है और कोई पर्सन है जिसको कोई काम दिया गवर्नमेंट ने और वो टाइम पर नहीं कर पाया, तो गवर्नमेंट ने उसकी नॉन परफॉर्मेंस को टॉलरेट किया, उसके बदले जो कंसिडरेशन मिलेगा वो एग्जम्प्ट होगा। एग्जाम्पल से समझो बेटा, ये गवर्नमेंट है, ये मिस्टर ए है, गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी। गवर्नमेंट ने इनको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, मान लो मेट्रो बनाने का, और बोला 1 साल में बन जानी चाहिए। मिस्टर ए ने परफॉर्मेंस नहीं दिया, नॉन परफॉर्मेंस, बनाई नहीं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को लॉस हुआ, डैमेजेस 10 लाख का। गवर्नमेंट ने मिस्टर ए को बोला ये लॉस तुम बेयर करोगे, तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने टाइम पर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट 10 लाख से बढ़ गई है। मिस्टर ए वो कंपनसेशन इनको देते हैं, ₹10 लाख, ये कंपनसेशन देते हैं ₹10 लाख का। तो ये जो कंपनसेशन है ना, ये एग्जम्प्ट है, ये सर्विस माना जाता है बेटा। गवर्नमेंट का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या किसी ने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया, वो कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने टाइम पर पूरा नहीं किया, जिसके बदले आपको कंपनसेशन देना पड़ता है, जिसके बदले आपको क्या देना पड़ता है, कंपनसेशन देना पड़ता है, ये क्या माना जाता है बेटा, क्या माना जाता है, ये आपके जो आपको कंपनसेशन देना पड़ता है, ये क्या माना जाएगा आपके लिए, सर्विस। अब गवर्नमेंट को दे रहे हो कंपनसेशन तो एग्जम्प्ट है, किसी और को दे रहे हो तो टैक्स लग जाएगा, क्योंकि सप्लायर अगर गवर्नमेंट है तो ही एग्जम्प्ट है। गवर्नमेंट ने आपको कोई काम दिया और आपकी नॉन परफॉर्मेंस को उन्होंने टॉलरेट किया तो सप्लायर यहाँ पे गवर्नमेंट होगी। दूसरा, मैंने आपको बताया था सप्लायर का पता लगाने का तरीका क्या होता है, जिसको पैसा मिलता है वो सप्लायर होता है और जो पैसा देता है वो रिसिपिएंट होता है। तो यहाँ पे ये सप्लायर है, ये रिसिपिएंट है और ये एग्जम्प्ट होगा। राइट टू यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये क्या बोलना चाहता है, ध्यान से सुनना। राइट टू यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज,
ये एक इंडिविजुअल फार्मर है, कोई पार्टनरशिप फॉर्म वगैरह नहीं है, और ये गवर्नमेंट है या लोकल अथॉरिटी। ये इस फार्मर को नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करने की परमिशन दे रहा है, राइट टू यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल से समझो, मेरा एक गायों भैंसों का तबेला है। भाई इंडिविजुअल फार्मर हूँ, फार्मर के तबेला होता है, मेरे गायों भैंसों का तबेला है, खूब सारी गाय भैंस हैं। अब है क्या, मेरे वहाँ पे आसपास में कुछ पहाड़ बने हुए हैं, और इन पहाड़ों पर घास वगैरह उगी हुई है। पहाड़ों पे क्या घास उगी हुई है। मैंने गवर्नमेंट को बोला कि भाई ये जो पहाड़ है, मैं चाहता हूँ कि ये मुझे 5 साल के लिए लीज पे दे दिए जाए, ताकि मेरी गाय भैंसे यहाँ पे जाकर के चर सके, चारा खा सके, यहाँ पे पैदा होने वाला चारा मैं यूज़ करूँगा। गवर्नमेंट मुझे बोलती ठीक है, हम इसको 5 ईयर्स के लिए आपको लीज पे देते हैं। लीज के लिए उन्होंने मुझसे 50 लाख रुपीज़ लिया। ये जो 50 लाख मैं पे करूँगा ये एग्जम्प्ट होगा, बट इसकी कुछ कंडीशंस है। कंडीशन नंबर 1, राइट टू यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज किस पर्पस के लिए होना चाहिए? एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ले रहा हूँ, जैसे रेयरिंग ऑफ एनिमल्स वगैरह वो सब कवर होंगे, बट हॉर्सेस कवर नहीं होंगे। घोड़ा इधर कवर नहीं होगा। घोड़े के लिए लिया है तो टैक्स लग जाएगा, एक्सेप्ट हॉर्सेस। ओके। पॉइंट नंबर 2, मेरा इंडिविजुअल फार्मर होना जरूरी है, तो ही एग्जम्पशन मिलेगी। इसका मतलब अगर मेरी कोई पार्टनरशिप फॉर्म है, मैं और मेरे दोस्त दोनों ने मिलकर के पार्टनरशिप में एक भैंसों का तबेला या गायों का तबेला लगाया और हम लीज पे ले रहे हैं, तो जीएसटी लग जाएगा, यहाँ पर एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। ओके। तो इधर देखो, सप्लायर कौन? गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी। सर्विस के असाइनमेंट ऑफ राइट टू यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू एन इंडिविजुअल फार्मर, वर्डिंग्स के इंडिविजुअल फार्मर, फॉर कल्टिवेशन ऑफ प्लांट एंड रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट द रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल्स और अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स। इंडिविजुअल फार्मर होना चाहिए। ओके। अब यहाँ पे भी हिडन पॉइंट है कुछ। क्या हिडन पॉइंट है? सेम वही कि ये जो फार्मर है ये एक बिजनेस एंटिटी है, क्योंकि बिजनेस एंटिटी नहीं होगा, पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ करा तो वो वैसे ही एग्जम्प्ट हो जाएगा एंटी नंबर 6 में। दूसरा, इसका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर मोर देन 20 लाख होगा, क्योंकि 20 लाख या उससे कम, 20 लाख 10 लाख जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट लिख देता हूँ, क्योंकि अगर थ्रेशोल्ड लिमिट से कम रहा या थ्रेशोल्ड लिमिट के बराबर रहा तो ये तो बेटा वैसे ही एग्जम्प्ट होता है, मोर देन थ्रेशोल्ड लिमिट। थर्ड केस, ग्रॉस अमाउंट 5000 से ज़्यादा हो गया, क्योंकि 5000 अगर ग्रॉस अमाउंट रहा, मान लीजिए मैं बिजनेस एंटिटी हूँ, मेरा प्रीवियस ईयर का टर्न और 50 लाख था, बट ग्रॉस अमाउंट जो लीज पे मुझे दे रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करने की परमिशन वो 4000 है, तो एंट्री नंबर 9 में ही एग्जम्प्ट हो जाएगा, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी एंट्री की। बट 5000 से ज़्यादा है तो हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और ये इस एंट्री में एग्जम्प्ट होगा, राइट टू यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट आता है इंस्पेक्शन एंड अदर ड्यूटीज़ इन रिलेशन टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कार्गो। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कार्गो ये क्या होता है, ध्यान से सुनना। कई बार क्या होता है कि हमारा गुड्स आता है कस्टम्स पोर्ट पर। पोर्ट पे जब हमारा गुड्स आ जाता है, मान लीजिए सैटरडे को हमारा गुड्स पोर्ट पे आया और मुझे उस गुड्स को क्लियर करना है, मैंने जा कर के वहाँ के ऑफिसर्स को बोला कि भाई मेरा गुड्स क्लियर कर दीजिए, तो उन्होंने बोला आज हॉलीडे है, कल भी हॉलीडे है, आप मंडे को आइए। मैंने कहा 2 दिन में अगर मेरा माल मार्केट में नहीं पहुंचा तो मेरे को लॉस हो जाएगा। तो उस केस में वो मुझे क्या बोलेंगे, एक काम कीजिए, आप मर्चेंट ओवर टाइम पेमेंट कीजिए, तो हम किसी ऑफिस को डेप्यूट कर देंगे, मतलब अपॉइंट कर देंगे कि आपका क्लियरेंस फटाफट कर दिया जाए, कंटेनर वगैरह चेक करके क्लियरेंस फटाफट कर दिया जाए। ये जो मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस मैं उनको पे करूँगा ये एग्जम्प्ट होंगे, ये एग्जम्प्ट होंगे बेटा। तो इधर देखो, गवर्नमेंट जो है वो डेप्यूटिंग ऑफिसर्स, किसी ऑफिसर को डेप्यूट करती है आफ्टर ऑफिस आवर्स के बाद में काम करने को, और ऑन हॉलीडे फॉर इंस्पेक्शन और कंटेनर स्टफिंग और सच अदर ड्यूटीज इन रिलेशन टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कार्गो ऑन पेमेंट ऑफ मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस। तो वो क्या हो जाएंगे, आपके एग्जम्प्ट हो जाएंगे।